राम राम भाई, सारे भाइयों ने आज का अपना जो लेक्चर्स है उसमें आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की जो स्कैटरिंग थ्योरी है उससे ने कंटिन्यू रखेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक है वो बोर्न अप्रोक्सीमेशन के ऊपर होने वाला है। और ये जो टॉपिक्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर भी पूछ लिया जावा है। ठीक है, तो स्टार्ट करा है पापी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है या इसके बेसिक में क्या है। तो बेसिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज किस लिए करते हैं या कहाँ पे बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद हम इसका ही यूज क्यों करते हैं, बाकी और किसी फॉर्मूले का या फिर इतने सारे हमने मेथड पढ़े हैं स्कैटरिंग थ्योरी में उन सब का यूज क्यों नहीं करते। तो सबसे पहला तो जवाब ये है कि बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को पता करने के लिए करते हैं। अब आपका अगला जो काउंटर क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड तो हमने ऑलरेडी पार्शियल वेव मेथड के अंदर निकाल लिया था, अब वापस हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जवाब ये है कि पार्शियल वेव मेथड की हेल्प से हम हर टाइप का स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते। कुछ पर्टिकुलर केस के अंदर जो पार्शियल वेव मेथड है वो अप्लीकेबल नहीं है। अब वो केस कौन कौन से है, केस अपने पास अगर टारगेट पोटेंशियल अपने पास बहुत ज़्यादा वीक हो या टारगेट पोटेंशियल जीरो हो, उस केस में हम पार्शियल वेव मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पे अगर अपने को स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना है तो जरूरत किसकी पड़ेगी, बोर्न अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड केस ये है अगर इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, या इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है, उस केस में भी हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। तो इन दो पर्टिकुलर केस के अंदर हम पार्शियल वेव मेथड का यूज नहीं कर सकते और इन दो केस के लिए ही बनाई गई बोर्न अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पोटेंशियल अपने पास जीरो होगा तो वहां पे हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे करेंगे, और सेकंड जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक के ऊपर और बात कर लेते हैं। अब हमने मान लिया कि अपने पास ये कोई एक टारगेट है, ये मेरे पास कोई एक टारगेट है। ठीक है, अब इस टारगेट का जो पोटेंशियल है ना वो पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, इसका जीरो या फिर इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्मॉल हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो जब इस टारगेट का पोटेंशियल जीरो होगा तो यहाँ पे स्कैटरिंग कब होगी। अब स्कैटरिंग दो कारण से हो सकती है बेसिकली, पहला तो कोलिजन के कारण से, दूसरा पोटेंशियल के कारण से। अब पोटेंशियल के कारण यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी। पोटेंशियल का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने 11th 12th क्लास में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो वहां पे क्या था, अपने पास ये एक न्यूक्लियस है और कोई अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की रेंज में आता था तो अल्फा पे भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या था, कुछ पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल के कारण ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो रहा था, डाइवर्ट हो रहा था या स्कैटर्ड हो रहा था। अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल आ रहा है तो टारगेट का पोटेंशियल तो क्या है, अपने पास जीरो है। तो टारगेट का पोटेंशियल जीरो तो ये पार्टिकल कैसे चला जाएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। टारगेट की जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी स्कैटरिंग तो होगी नहीं, पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी वो किसके कारण से होगी, कोलिजन के कारण से होगी। इंसिडेंट पार्टिकल डायरेक्ट इस टारगेट के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो इन दो कारण से यहाँ पे स्कैटरिंग, पहला तो क्या है, पोटेंशियल की रेंज के कारण से हमने देखा कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। जैसा इंसिडेंट वेव थी वैसा ही क्या है, स्कैटर्ड वेव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ और स्कैटर्ड की इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो दोनों की इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, सेम होगी। अब अगले केस में जब पार्टिकल इस कोलिजन के साथ इस टारगेट के साथ कोलिजन कर रहा है तो वहां पे जो टकराने से पहले क्या है, अपने पास पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल है। ठीक है, वो एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और फ्री पार्टिकल का हम एक प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलते हैं और टकराने के बाद पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री भी हो सकती है या फिर मैं ये बोल सकता हूँ आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग भी हो सकती है और अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग भी हो सकती है। आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, जब हम प्लेन वेव टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो अगर अपने पास आगे स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है तो मैं बोलता हूँ आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग है। ठीक है, अगर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं मिलती तो हम क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग है। तो प्लेन वेव जैसे ही मैंने इसके ऊपर डाली तो कुछ टारगेट के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी तो क्या स्फेरिकल सिमेट्री मिलेगी। और कुछ वेव जो टारगेट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी तो टारगेट का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो अपने को प्लेन वेव भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ। पहला तो केस ये है जब टारगेट पोटेंशियल अपने पास कितना है, जीरो है। सेकंड केस ये है अगर ये टारगेट है, इस इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में हाई है। ठीक है, तो ये पार्टिकल आएगा और पार्टिकल टारगेट के पास से निकल के चला जाएगा। जब तक टारगेट को पता लगेगा, टारगेट के पोटेंशियल को पता लगेगा कि मेरी तरफ कोई पार्टिकल आ रहा है तो इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा है कि उसके पता लगने से पहले ही वो वहाँ से निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको फिजिक्स की टर्म में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ बिफोर स्कैटरिंग वेव वेक्टर और आफ्टर स्कैटरिंग वेव वेक्टर क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। जो के इनिशियल है और जो के फाइनल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसमें, इलास्टिक स्कैटरिंग में। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने यही बता रखा है। और इसके बाद एक और रीजन होता है कि पार्शियल वेव मेथड से जब हम सोल्व करते हैं या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो कंप्लीटली अपने पास रिजल्ट नहीं आता, उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि ये अपने पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। इसका रीजन ये है, अब इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सोल्व किया था, या फिर लिपमान स्विंगर इक्वेशन हमने उसको नाम दिया था सोल्व करने के बाद। तो वहां पे अपने पास जो लिपमान स्विंगर इक्वेशन है वो क्या आती है, ये वाली इक्वेशन आती है लिपमान स्विंगर इक्वेशन, ठीक है। साई ऑफ आर इक्वल टू ई की पावर आयटा के डॉट आर, ये वाली जो टर्म है वो क्या है, साई या फाई इंसिडेंट बोल देता हूं मैं, ठीक है। इंसिडेंट जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन है, और ये वाली जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्कैटर्ड पार्टिकल के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रही है, ठीक है। अब यहां पे हमने ये जो वेव फंक्शन निकाला था, इस वेव फंक्शन की वैल्यू अपने पास ये आई थी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वेव फंक्शन के अंदर ही अपने पास एक वेव फंक्शन और है, मतलब ये कंप्लीट रिजल्ट अपने पास नहीं है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है इसको यहां से रिमूव करना है, ठीक है। अब रिमूव कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा तो इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उससे स्टार्ट करें। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया इसका। अब इसका जो मैथमेटिकल है और एग्जाम में जिस टाइप से लिख के आना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद इफ स्कैटरिंग पोटेंशियल इज वीक, पहला केस क्या, स्कैटरिंग पोटेंशियल क्या हो, वीक हो। दूसरा, इंसिडेंट पार्टिकल हैव लार्ज एनर्जी, या इंसिडेंट पार्टिकल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन दो केस के अंदर हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, किसके लिए, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने लास्ट टाइम जो लिपमान स्विंगर इक्वेशन के नाम से हमने लेक्चर डाल रखा है, ठीक है। अब अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो लेक्चर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पार्शियल वेव मेथड का जो लेक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो लिपमान स्विंगर इक्वेशन हमने सोल्व की थी तो वहाँ पे अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आया था, वो फाइनल रिजल्ट क्या था, ये वाला अपने पास फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है। अब फाइनल रिजल्ट के बारे में हमने बता दिया, ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, या फिर ये दो केस के अंदर वैलिड नहीं है। पहला केस कौन सा है, जब टारगेट पोटेंशियल 0 हो। सेकंड केस कौन सा है, जब इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो। और थर्ड केस, ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन के अंदर अपने पास एक और वेव फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने केस क्या लिया था, टारगेट पोटेंशियल अपने पास कितना है, 0 है, या 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो 0 है। तो अगर मैं ये वाली जो टर्म है टारगेट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, वी ऑफ आर क्या है, टारगेट पोटेंशियल है, तो वी ऑफ आर को अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ये टर्म अगर मैं 0 रख दूँ, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये जो स्कैटर्ड वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। तो साई ऑफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, साई इंसिडेंट के बराबर आ जाएगी, या फिर ई की पावर आयटा के डॉट आर के बराबर आ जाएगी। अब आर की जगह अगर मैं चाहूं तो जेड ले सकता हूं, क्योंकि मैंने जो प्लेन वेव इंसिडेंट करवा रखी है वो किसमें, जेड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे मैंने जब वी ऑफ आर 0 लिया तो क्या है अपने पास, साई ऑफ आर ई की पावर आयटा के आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमने वी ऑफ आर को 0 लिया, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। तो अगले स्टेप में हमने यही कर रखा है। तो यहाँ पे हमने लिया पोटेंशियल क्या है अपने पास, 0 है, तो पोटेंशियल जब 0 होगा तो साई ऑफ आर अपने पास कितना आ जाएगा, ई की पावर आयटा के डॉट आर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, जीरो ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब अपना जो अगला टास्क है वो हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, अब अपने पास जो मास्टर इक्वेशन है, यहाँ पे अपने पास मास्टर इक्वेशन कौन सा है, ये जो लिपमान स्विंगर इक्वेशन है, ये मास्टर इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी क्या निकाला, साई इक्वल टू साई नोट, और ये आर, ये आया अपने पास इक्वल टू ई की पावर आयटा के डॉट आर। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साई नोट लिखूंगा, ठीक है, साई नोट आर लिखूंगा, और यहाँ पे भी क्या जाएगा मेरे पास, साई नोट आर, और साई नोट आर की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही लिखा है, हमने क्या निकाला, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन निकाला, उसको कैसे किससे लिख दिया, साई प्राइम आर से। जो इंसिडेंट पार्ट था उसको हमने किससे लिख दिया, ए की पावर आयटा के डॉट आर था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, साइन नोट आर लिख दिया। यहाँ पे अगली जो टर्म थी वो हमने यहाँ पे डिटो रखी, पोटेंशियल वी ऑफ आर एज इट इज, और यहाँ पे साई प्राइम आर था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, साइन नोट आर, और ये जी आर इंटू आर प्राइम, ये क्या है अपने पास, ये है ग्रीन फंक्शन, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर में सोल्व करके निकाल चुके हैं, और इसकी एक वैल्यू भी हमने निकाली थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डी टाउ, ठीक है। अब अपना जो अगला टास्क है, अगले में हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू हमने निकाली है, ये रही यहाँ पे, ठीक है। और ये इन दोनों की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन, ये वाली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इससे मैं इस स्टेप पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक साथ 2 स्टेप फारिग कर रखे हैं। अब दूसरा स्टेप क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन फंक्शन है, ग्रीन फंक्शन की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और ग्रीन फंक्शन की वैल्यू क्या है अपने पास, ग्रीन फंक्शन की वैल्यू है ये -1/4 पाई ई की पावर आयटा के आर माइनस आर प्राइम, और आर माइनस आर प्राइम, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और ये वाली जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे पुट करके मैंने यहाँ पे लिख दी। ये माइनस में वैल्यू थी तो ये प्लस का साइन यहाँ पे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो अपना टास्क है, यहाँ पे अपने पास एक टर्म आती है जो बाय में लिख रखी है ना, 1/r माइनस r प्राइम। ठीक है, अब इस टर्म को जब मैं सोल्व करूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, खोदा पार्ट निकली चुईया। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/r के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए है तो वो मेरे पास मैसेज कर सकता है, मैंने ऑलरेडी इसको सोल्व कर रखा है, पर एग्जाम में ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं इसको सोल्व करने का। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और क्वांटम का पेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी भी होता है उसको सोल्व करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप के अंदर ये जो 1/r माइनस r प्राइम है इसको मैंने डायरेक्ट क्या पुट कर दिया, अप्रोक्सीमेट 1/r के इक्वल पुट कर दिया। अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इसकी जगह 1/r यहाँ पे पुट कर दिया। और क्या क्या किया है हमने यहाँ पे, ये जो e की पावर आएटा के आर है इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अपने पास दो टर्म आएंगे, e की पावर आएटा के आर माइनस e की पावर और माइनस आइटा के आर प्राइम। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये वाली जो टर्म थी, सॉरी ये टर्म, ये वाली टर्म इसको हमने बाहर लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, या फिर बाहर हम अगले स्टेप में कर देंगे, बाकी की सब टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास ये वाली जो टर्म है e की पावर आइटा के डॉट आर डिवाइड बाई आर, इस टर्म को मैं बाहर लिख दूंगा। ठीक है, और ये क्या, एक टर्म ये बचती है e की पावर में और एक टर्म अपने पास ये बचती है e की पावर में। तो e की पावर आइटा के आई लिखा, अभी बताता हूँ क्या है आई, और दूसरी टर्म क्या है अपने पास e की पावर माइनस आइटा के एफ और साथ में है r प्राइम। के आई यहाँ पे इनिशियल वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है, और के एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, जो फाइनल वेव वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आइटा भी कॉमन है अपने पास, r प्राइम भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अंदर बच जाएगा, आइटा भी कॉमन निकालूंगा तो यह आ जाएगा के आई माइनस के एफ। ठीक है, और इसको मैं आगे पुट कर दूंगा क्यू क्या है, यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर है। जैसे ही अगले स्टेप करूंगा तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये सब काम हमने अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है, e की पावर आइटा के आई आर और ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज, ये भी डिटो, और वी ऑफ आर एज इट इज, और ये वाली टर्म अंदर थी हमने बाहर निकाल लिया और अंदर ये वाली टर्म हमने रहने दी। नेक्स्ट स्टेप में के आई और के एफ, ठीक है, इस टर्म में से जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर निकाल दिया, बाहर आइटा आ रहा है अपने पास और यहाँ पे आर प्राइम और आएगा। ठीक है, और अंदर ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अगले स्टेप में क्या किया, बाकी का सेम था। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो के आई माइनस के एफ है इसको हमने क्या पुट कर दिया, क्यू प्राइम पुट कर दिया, सॉरी क्यू पुट कर दिया। क्यू क्या है यहाँ पे अपने पास, मोमेंटम ट्रांसफर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज, प्लस का साइन माइनस को हमने अंदर रखा और कंप्लीट टर्म हमने यहाँ पे लिख ली। अब थोड़ा सा ये जो मोमेंटम ट्रांसफर की जो बात है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अपने पास कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, ये क्या है अपने पास, इंसिडेंट डायरेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट डायरेक्शन। अब इंसिडेंट डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पे क्या है, कोई टारगेट है, टारगेट से ये क्या करेगा, टकराएगा तो ये पार्टिकल इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल क्या था अपने पास, के आई था, फाइनल क्या है अपने पास, के एफ है, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या है अपने पास, क्यू है, और इस क्यू को हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का क्या है अपने पास, चेंज है, किसका, मोमेंटम का चेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने पास जो टोटल वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन क्या था अपने पास, अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड। ठीक है, अब साई इंसिडेंट और साई स्केटर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर आपने पीछे देखा है तो ये वाली टर्म यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करके बता रही है, तो एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ फिर इसको बताता हूँ ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने लिखा साई और ये लिखा e की पावर आइटा, साई इंसिडेंट को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे के आई, और अब ये जो आर है इस आर को हमने जेड से रिप्लेस कर दिया। हमने मान लिया जो प्लेन वेव है वो जेड डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो हम यहाँ पे जेड भी ले सकते हैं और आर भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जेड लिया है, और प्लस साई स्केटर्ड हम कैसे लिखेंगे, साई स्केटर्ड में क्या होगा, एक तो स्केटरिंग वाली टर्म होगी अपने पास। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो इंसिडेंट जो प्लेन वेव अपने को मिलेगी ना, डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब अगर इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, ये वाली इक्वेशन मैंने बोल दिया स्टार और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, स्टार और ए को कंपेयर करता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ थीटा फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल आ जाएगा अपने पास एफ थीटा फाई। ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म से ये कैंसिल, साई और ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, इससे इसके इक्वल आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ थीटा फाई
इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास माइनस म्यू डिवाइड बाई 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर आइटा क्यू आर प्राइम, और साथ में आ जाएगा अपने पास ये डी टाउ हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब ये निकाल लिया हमने एफ थीटा फाई, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और जो मोमेंटम ट्रांसफ़र की जो टर्म हमने पढ़ी बताई है उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था, मैं यहीं पे बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये अपने पास क्या है, इंसिडेंट का जो वेव वेक्टर है वो है, और ये फाइनल का, और फाइनल में जो चेंज इंसिडेंट वाले में जो चेंज हो रहा है वो किसका है, क्यू का चेंज हो रहा है। अगर मैं क्यू को फाइनल वाले में ऐड कर दूँ तो वापस इंसिडेंट का आ जाएगा अपने पास। अब हम इसको क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है, अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाऊँगा, ठीक है। अब इसका इसी के साथ क्या कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। इसका इसी के साथ अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कर देंगे। अब अगर अपने पास स्केटरिंग क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक स्केटरिंग में क्या होता है, अपने पास जितनी इंसिडेंट की एनर्जी थी उतनी ही किसकी रहेगी, स्केटर्ड की रहेगी। मतलब बिफोर स्केटरिंग वेव वेक्टर इक्वल होगा आफ्टर स्केटरिंग वेव वेक्टर के। तो हमने यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है इसको मान लिया जो स्केटरिंग वेव वेक्टर है, फाइनल वेव वेक्टर है, वो इसके इक्वल है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। के इनिशियल की जगह के लिखा, फाइनल की जगह एफ के लिखा, और यहाँ पे भी के ही लिख दिया, ठीक है। ये दोनों मैंने इक्वल मान लिए के, ठीक है। ये वाली टर्म आ जाएगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 के स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस कोस थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास किसकी आई है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अगले सेक्शन में क्या करेंगे, ये जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो कहाँ पे पुट करेंगे, हमने यहाँ पे ये जो अपने पास एफ थीटा फाई है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और ये करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक अपने से ये होती है, एक मिस्टेक होती है, ये हमने जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये टर्म, ठीक है, और इसको सोल्व करना क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि अपने पास ये जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड आया है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम लिख सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने पास ये जो डॉट था, इस डॉट को हमने यहाँ पे हटा दिया। ये लास्ट टाइम जो हमने स्केटरिंग एम्पलीट्यूड निकाला था यहाँ पे, वो की वो टर्म हमने आगे लिखी है। अब ये डॉट अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, कोस आएगा, ठीक है। डॉट मैंने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा। दूसरा मेरे पास ये क्या है, डी टाउ अपने पास सॉलिड एंगल, और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी नॉट सॉलिड एंगल, डी टाउ की मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो ये आ जाएगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर प्राइम डी फाई, ठीक है, सबके ऊपर प्राइम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपने को ये वाला जो भारी भरकम इंटीग्रेशन है वो सोल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो फाई वाला है इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट 2 पाई एच कट स्क्वायर, और ये आ जाएगा फाई का इंटीग्रेशन करूँगा तो डी फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई, और लिमिट कितना है 0 से लेके 2 पाई। बाकी की जो बची हुई टर्म है वो सब की सब यहाँ पे आ जाएगी। कौन कौन सी टर्म बची है अपने पास, एक तो ये आया है वी ऑफ आर प्राइम ई की पावर आइटा क्यू डॉट आर प्राइम कॉस, सॉरी डॉट नहीं आएगा, डॉट की जगह कोस थीटा आया है, और ये आर स्क्वायर साइन थीटा प्राइम और डी आर प्राइम और डी थीटा प्राइम, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो क्या आ जाएगा, फाई की जगह 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है अपने पास, माइनस एच कट स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन कौन कौन सा, 0 से इन्फिनिटी वाला और 0 से पाई वाला, ठीक है। 0 से 2 पाई हमने कर लिया। अब वी ऑफ आर प्राइम एज इट इज। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कोस थीटा वाली जो टर्म है ना अपने पास, इसको हम थोड़ा सा पुट कर लेते हैं ताकि सोल्व करना ज़्यादा आसान रहे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कोस थीटा है, कोस थीटा, इस कोस थीटा को मैंने टी पुट कर दिया, ठीक है। कोस थीटा को टी पुट करूंगा तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा और डी थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा अपने पास, डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं टी और डी टी को देखते हुए अगर मैं लिमिट को चेंज करूँ, जो 0 से पाई अपने पास जो लिमिट है अगर मैं ये रखूँ तो ये लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास, जो कोस टी वाली जो लिमिट है ये अपने पास आ जाएगी 1, अपर लिमिट 1 आएगी, और दूसरी ये 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगी, -1 लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब इसको देखते हुए ये वाली जो वैल्यू है मैं वो यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आइटा क्यू आर प्राइम,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपने पास कोस थीटा को हमने टी पुट किया है, ये टी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। साथ में आगे क्या है अपने पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के बाद क्या है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा ये रहा और डी थीटा ये रहा, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा डी टी। तो ये मैंने आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रखा और डी आर प्राइम एज इट इज रखा। उसके बाद क्या है साइन थीटा और डी थीटा को क्या पुट कर दिया डी टी पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी टी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, जो थीटा वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, इस ओनली इस टर्म का डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आएगा अपने पास e की पावर आइटा क्यू आर, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा टी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और डिवाइड बाई ई की पावर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड में पावर एज इट इज आइटा क्यू आर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और ये तो इसका इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है अपने पास, इसकी लिमिट है अपने इसके पास -1 से लेके -1 और बाकी वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ माइनस म्यू और ये एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और ये वी ऑफ आर वाली टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखी, आर स्क्वायर एज इट इज डी आर प्राइम एज इट इज। अब यहाँ पे अपर लिमिट तक माइनस लोअर लिमिट करता हूँ तो ये वाली जो टर्म है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे और फिर ये करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस म्यू बाय आइटा क्यू आर और एच कट ऑलरेडी यहाँ है, इस एक आर से एक आर पहले ही निपटा दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा एच कट स्क्वायर जो यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट वी ऑफ आर प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा e की पावर आइटा क्यू आर प्राइम माइनस ए की पावर माइनस आइटा क्यू आर प्राइम। मैंने एक बार टी की जगह अपर लिमिट पुट की, एक बार लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। ये वाली टर्म आ जाएगी, साथ में डी आर प्राइम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये करता हूँ अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 2 से डिवाइड करवा दूँ तो क्या होगा, एक 2 से तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड करवा दिया और इस आइटा को यहाँ की बजाय मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब ये वाली जो टर्म अपने पास बनी है, ये टर्म थोड़ी सी जानी पहचानी आपको लग रही होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यू आर प्राइम। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये माइनस का साइन बाहर, 2 म्यू आइटा अंदर चला गया तो यहाँ पे क्यू एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट वी ऑफ आर प्राइम, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीट टर्म आ जाएगी अपने पास साइन क्यू आर प्राइम, ठीक है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ऑफ आर लिख दिया हमने और एक आर कैंसिल होने के बाद एक सेकेंड, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ था, एक आर बचा था अपने पास, तो यहाँ पे एक आर और आएगा, एक आर जो बचा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और साथ में क्या है इस टर्म को हमने साइन क्यू आर प्राइम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और साथ में क्या है अपने पास डी आर प्राइम, इसको ये अपने पास क्या आया, सिंप्लीफाई होने के बाद अपने पास जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आता है वो ये वाला आता है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से आके लिख के बता देता हूँ मैं अगले सेक्शन के अंदर। तो ये वाला रिजल्ट आया था अपने पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये हमने बोर्न अप्रोक्सीमेशन का यूज करके जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे निकाल लिया। अब अगर आपकी इच्छा है कि मैं यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालूं तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी निकाला जा सकता है, वो क्या होगा डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, ठीक है। और ये होता है एफ थीटा फाई का कंप्लीट मोड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे को टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास डी सिग्मा इक्वल टू ये वाली टर्म उठा के वहाँ पे ले जाऊँगा एफ थीटा फाई और इसके कंप्लीट के मोड का स्क्वायर और साथ में डी ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज इंटीग्रेट बोथ साइड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, सिग्मा इक्वल टू ये बाकी की टर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली ना करें आप, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है ओनली, तो ये वाली टर्म हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद भी अपने पास जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो आ जाएगा। अगर टोटल निकालना है तो फिर ये नीचे वाला प्रोसीजर अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक था बोर्न अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, अगर समझ आया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने फ्रेंड के अंदर भी ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।